So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. एंड गाइज आप लोगों की डिमांड पर लेकर आ गया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी टेक 2026 का रजिस्ट्रेशन करना कैसा है। जैसा कि आपको पता है कि वेबसाइट चेंज हुई है और कुछ नियम भी चेंज हुआ है और इस साल जो है जो रजिस्ट्रेशन है इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लग रहा है। बच्चों का डिमांड था कि भैया बहुत सारी चीजें जो है मेरी मिसमैच हो रही हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरना है। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है और बच्चा पार्टी में हमेशा से बोलता हूँ कि STBZ इज योर चैनल। तुम्हें जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे ही ज्यादा बच्चों की सेम डिमांड आने लगेगी मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। आपको जिस पर भी वीडियो चाहिए आप मुझसे बनवा सकते हो, ऑनेस्ट और वेल रिसर्च। अपनी टीम का रिसर्च बहुत सॉलिड है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। और मैं खुद भी इस फॉर्म को इस वीडियो को बनाना चाह रहा था क्योंकि जिस दिन इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन शुरू किया उसके बाद एक दो लोगों ने फॉर्म भर के भेजा और मैंने देखा कि उन लोगों ने गलतियां कर दी हैं, मिस्टेक्स उन लोगों से हो गया है। अब वो इस चक्कर में पड़े हैं कि भैया ये बताओ चेंज कैसे होगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम फॉर्म गलत भरो और बाद में चल के तुम्हारी सीट कैंसिल हो या फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़े या कोई किसी भी प्रकार की डिस्पैरेंसी है। ओके, तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं हमारा जो इंपॉर्टेंट डेट है इसको बड़ा ध्यान में रखना है। हमारा रजिस्ट्रेशन जो है 15 जून से पहले पहले ही कर लेना है। 25 मई से 15 जून तक का, तो कुल मिला जुला के इन्होंने 20 डेज का टाइम दिया। अच्छा, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया इतने कम टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो इसका जुगाड़ इन लोगों ने पहले ही कर लिया है क्योंकि ये डिजी लॉकर से ले रहे हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो लास्ट डेट है वो 28 तारीख से लेके 20 जून तक है। मतलब कुल मिला जुला के 23-24 दिन, मतलब 22-23 दिन का टाइम है इनके पास भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। हमारी चॉइस फिलिंग 22 से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 15 जून तक इनका अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एक बार अपडेटेड सीट मैट्रिक्स आने के बाद से आप अपने मेंटर से अपनी चॉइस फिलिंग पर काम करवाना शुरू कर दीजिएगा क्योंकि चॉइस फिलिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपके एडमिशन की चाबी है और अपनी चॉइस फिलिंग बहुत सॉलिड होती है भाई, बहुत सॉलिड। मतलब बाकी काउंसलर तो मैं कई काउंसलर्स को देखा हूं कि मेरी चॉइस फिलिंग को एज इट इज कॉपी मारते हैं, लेकिन खैर हम तो हर बच्चे के डिमांड के हिसाब से अलग एक कस्टमाइज चॉइस फिलिंग बनाते हैं। तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप थोड़ा सा इस पर काम करिएगा, मेंटर के साथ मेरे साथ बैठ के मीटिंग्स ज्वाइन करिएगा। आगे जितने भी मीटिंग्स होगा मेक श्योर टू ज्वाइन दैट। तो ये चीज आपको करनी है, इस चीज में आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, पूरा टाइम लेना है। कॉलेज के प्लेसमेंट फीस और बाकी रिलेटेड डेटा, मतलब हर कॉलेज में प्लेसमेंट क्या चल रहा है, फीस क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो मैं ऐप पर जिस दिन सीट मैट्रिक्स आएगी उसी दिन डाल दूंगा। तो तुम चिंता मत करना, तुम बस प्रोग्राम बाई करके बैठे रहो, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। तो ये कुल ये है। यहाँ पर आप राउंड 1 का डिटेल देख सकते हो और उसके बाद जैसे ही सीट अलॉट होगा तो पैसा तैयार रखना 20,000। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 27 तारीख को आने वाला है, तो 20,000 तैयार रखना, अपन उसको देंगे। तो ये पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो फॉर्म भरने के लिए हमें चाहिए जेईई मेन का स्कोर कार्ड, हालांकि अपलोड अभी नहीं करवाएंगे, है ना। इसका फोटोग्राफ जो कि अभी अपलोड करवाएंगे तो आपका फोटोग्राफ स्कैन होना चाहिए, आपका स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट डिजी लॉकर से ही लेंगे। अगर आप FW के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपको FW फीस वेवियर के लिए अप्लाई करना है, तो इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, वो भी 1 अप्रैल के बाद का। तो अगर आपके पास FW नहीं है तो सॉरी इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और आप फी वेवियर सीट चाहते हो, फी वेवियर क्या होता है, इसमें आपका जो ट्यूशन फीस होता है ना, ट्यूशन फीस होता है वो पूरा का पूरा माफ हो जाता है, पूरा का पूरा। हाँ, मतलब 0% ट्यूशन फीस लगती है अगर आप चाह रहे हो बिना पैसे के पढ़ाई करना, बिना ट्यूशन फीस दिए पढ़ाई करना। अगर आप चाह रहे हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और लेस देन 6 लाख पर एनम का। आपका 6 लाख से कम का अगर इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है तो आप TFW के कैटेगरी में आ जाते हो, आप FW सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप नया वाला इनकम सर्टिफिकेट बनवा के वो कर सकते हो। अगर मान लो किसी को FW नहीं चाहिए, अगर किसी को अपना पैसा माफ नहीं कराना है, तो ऐसे केस में उसको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो। अब बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट का। तो अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, EWS, BC, SC, ST, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना पड़ेगा। और EWS जो है 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, BC भी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। SC ST में कोई दिक्कत नहीं है, पुराना वाला भी चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो डिस्ट्रिक्ट वाले से भी हो जाएगा और AKTU के फॉर्मेट में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं सब कैटेगरी का। तो सब कैटेगरी अगर आपका कोई भी है, अगर आपके पापा आर्मी में है, डिफेंस में है,
या फ्रीडम फाइटर रहे आपके दादाजी, या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आपको सब कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट तो एग्जैक्टली इनके ही फॉर्मेट में होना चाहिए। और अगर आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में था और आप जनरल हो, ओपन हो, अपने 12th अपनी स्कूलिंग जो है यूपी से की हुई है, तो आप रूरल एरिया सर्टिफिकेट बनवा के इसके भी वेटेज का फायदा ले सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी हमारे फॉर्म भरते टाइम लगेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट। तो इस डॉक्यूमेंट्स के साथ आप रेडी रहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 20 तारीख तक ही होगा, मतलब 20 तारीख तक ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निपटा देंगे। तो आपको चॉइस फिलिंग का मौका तभी मिलेगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लोगे। तो ये ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही हमारा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, और चॉइस फिलिंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको सीट अलॉट नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। तो आज हम सारा डॉक्यूमेंट यहां पर बैठे बैठे अपलोड करेंगे। अब टोटल जो है हमारे पास दो तरीके की काउंसलिंग होती है, एक होती है मेन काउंसलिंग और दूसरी होती है स्पेशल काउंसलिंग। अब देखो दो बात है, चूंकि ये लोग बहुत जल्दी, जैसे राउंड 1 जो है, राउंड 1 का रिजल्ट 27 जून को आ जाएगा, राउंड 2 का रिजल्ट 3 जून को आएगा, राउंड 3 का जो रिजल्ट आएगा 3 जुलाई को आएगा राउंड 2 का, और राउंड 3 का 9 जुलाई को आएगा, राउंड 4 11 जुलाई को आएगा। तो राउंड 4 पे हमारी जो मेन काउंसलिंग है वो खत्म हो जाती है। जिनको सीट मिलता है वही राउंड 5 में जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं इंटरनल स्लाइडिंग। तो 18 जुलाई तक पूरी मेन काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। अब क्या है कि ये बहुत पहले है, पूरा एक महीना पहले AKTU शिफ्ट हो गया है। तो AKTU शिफ्ट होने की वजह से इस साल कट ऑफ पर आपको तगड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इस बात को आप समझिएगा। और अब जो बच्चा, देखो कुछ लोगों का नुकसान होगा तो कुछ लो रैंक वालों का फायदा भी होगा। अब तुम इस चीज का फायदा उठा पा रहे हो या फिर तुम इसका खामियाजा भुगत रहे हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। जो दिमाग लगाएंगे उनको लो रैंक तक भी एडमिशन मिलेगा, और जो नॉर्मल है, जो वही करेंगे जो पूरी दुनिया कर रही है, तो फिर वही है कि उनको वही मिलेगा जो नॉर्मली सबको मिलता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो मेन काउंसलिंग है ये सिर्फ जेई मेन वाले बच्चों के लिए है, पहली चीज। CUET और 12th वाले इसमें नहीं है। जेई मेन के बाद से अगर अपन बात करें तो यहां पर सिर्फ होम स्टेट वाला बच्चा ही अप्लाई करे। अप्लाई तो बाहर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन कंसीडर मेन काउंसलिंग में नहीं किए जाएंगे, वो स्पॉट काउंसलिंग में कंसीडर किए जाएंगे। तो तुम अभी भी अगर अप्लाई करना चाह रहे हो, बाहर से हो, अदर स्टेट से हो, अभी भी अप्लाई करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अगर तुम अदर स्टेट के हो और 12th यूपी से कर लियो तो भी AKTU वाले तुम्हें बैठने का मौका देंगे, और तुम एज ए यूपी कैंडिडेट ही काउंसलिंग कर रहे होगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, बाकी जो है उसके बाद होगी स्पेशल काउंसलिंग। स्पेशल काउंसलिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी जेई मेन को। जेई मेन के बाद जो रैंक बनेगी वो बनेगी CUET से, और CUET के बाद जो रैंक बनेगी वो बनेगी 12th से, ध्यान रखना। और यही रीजन है कि जेई मेन में मान लो रैंक बन रही है 14 लाख तक, तो CUET में रैंक चली जाएगी 15 16 17 18 लाख तक, और 12th में रैंक चली जाएगी 20 22 लाख तक, समझ रहे हो। तो ये 20 22 लाख वाली जो रैंक बनती है ना, वो 12th और CUET वाले को मिला के बनती है, क्योंकि भाई 20 लाख 18 लाख बच्चा जेई में थोड़ी बैठता है। अब स्पेशल काउंसलिंग की बात करें तो इसमें कोई होम स्टेट नहीं, कोई अदर स्टेट नहीं, सब बैठेंगे। जेई मेन, CUET और 10+2 सबके बिहाफ पर एडमिशन होगा। 2 स्पेशल राउंड इन्होंने अनाउंस कर रखा है। अब स्पेशल राउंड में बैठना थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं है। स्पेशल राउंड को अगर यूटिलाइज किया जाए ना तो बड़े लो रैंक तक एडमिशन होता है। और इस साल सच बता रहा हूं, देखना काउंसलिंग में खेल होने वाला है। जब अपने बच्चों का मैं रिजल्ट अलॉट करवा के ऑफर लेटर दिखाना जिस दिन शुरू करूंगा, उस दिन हो सकता है तुम सर पकड़ के बैठ जाओ कि काश संदीप भैया का प्रोग्राम ले लिया होता ना, तो हमारा भी नैया पार हो गया होता। हालांकि पार तो सबका ही हो जाएगा, जितना बढ़िया रिसर्च करोगे उतना बढ़िया नैया पार होगा। लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा ये तुम्हारे रिसर्च पर, तुम्हारे लक पर और तुम्हारे रैंक, इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो ये तीनों सॉलिड रहना। रैंक तो देखो अब चेंज नहीं हो सकती है, और लक अपने हाथ में नहीं है। एक चीज अपने हाथ में है, वो है काउंसलिंग तगड़े से करना, एक प्रॉपर रिसर्च करके काउंसलिंग करना। अब यही अपने हाथ में, और अपन इसी के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, है ना। तो जितना बेहतर कर सकते हो उतना बेहतर करना, वरना बाद में फिर वही बात हो जाएगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन हाँ, बाद में पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जब मैं वीडियो में अपना ऑफर लेटर दिखाना शुरू किया कि देखो ऐसे ऐसे रैंक पे कराया, जिन बच्चों ने प्रोग्राम नहीं लिया था उनको बड़ा अफसोस हुआ कि यार क्या हो गया, मतलब 1000-2000 के चक्कर में हम रह गए वंचित। और मतलब अब मैं क्या बोलूं, खैर एनीवेज। अब जब आप फॉर्म भरना तो इस इंफॉर्मेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना।
इस इंफॉर्मेशन पर कि यहाँ क्या आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। हम पहले फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फॉर्म भरने के लिए अपने को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यूपी टेक की इस वेबसाइट पर जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दूंगा। वहां से जाके इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे यहाँ। जो जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला है रेडी रखना। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट तो डिजी लॉकर से ये लोग ले लेंगे, तो इनको भी वेरीफाई करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा, ऑटो वेरीफाई होता रहेगा। सबसे पहले यहां जाइए और रजिस्टर पर क्लिक करिए। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद से आपके पास आएगा कि आप सब कुछ क्लास 10th के हिसाब से भरेंगे, और आप अपना एक ईमेल आईडी, फोन नंबर अपना डालिए, उसी पे ओटीपी वगैरह आएगा, और बाकी सारी चीजें हैं हम भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, अपना ईमेल आईडी डालना। ईमेल आईडी जान है इस पूरे रजिस्ट्रेशन का, ध्यान रखना। पुरानी वाली वेबसाइट ज्यादा सिक्योर थी, नई वाली वेबसाइट उसकी तुलना में कम सिक्योर है, मुझे जो महसूस हुआ। क्योंकि क्या है कि पुरानी वाली वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए हर बार ओटीपी आता था, इस नई वाली वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए ओटीपी नहीं आएगा बार बार। अगर किसी भी व्यक्ति का आपका आईडी पासवर्ड पता चल गया, आपके बच्चे, अगर कोई व्यक्ति है अगर उसको आपका आईडी पासवर्ड पता चल गया, तो लग गया लंका। वो बड़े बड़े कांड कर सकता है, खोल के आपकी सीट कैंसिल कर सकता है, आपको मतलब कुछ भी कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपका आईडी पासवर्ड किसी को ना पता हो। पहले क्या होता था, पहले जो पुरानी वाली वेबसाइट थी उसमें आईडी पासवर्ड जो था, अगर पता भी चल जाता था तो भी लॉगिन करने के लिए ओटीपी आता था, ओटीपी डालने के बाद ही लॉगिन होता था। पर अभी इसमें उतना ज्यादा सिक्योर नहीं है। लेकिन पिछले वाले में भी एक कौन सा, और वो चीज इसकी प्रो है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका प्रोज क्या है। उसके उसके कौन में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक बार हम लोग क्या करते थे, कई कई बार कोई काउंसलर या कोई मेरा दोस्त ही मेरे जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर पर मेरे आधार कार्ड से रजिस्टर कर दिया, तो कर दिया। अब मतलब किसी को अगर आपका आधार कार्ड जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर मिल गया तो बैठ के रजिस्टर कर देता था, और जब एक्चुअल बंदा रजिस्टर करने जाता था तो उसका रजिस्टर ही नहीं होता था, बोलता था कि ऑलरेडी ये आधार आईडी टेकन है। तो वहां पे क्या होता था कि बड़े लोग फर्जी रजिस्टर कर लेते थे और बच्चा फंस जाता था। फिर वो बच्चे को बोलते थे कि 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए भेजो, तब मैं यहाँ से अपना ईमेल आईडी चेंज करूंगा या ये चेंज करूंगा। तो बड़ा लूप होल था उसमें। तो वो उस चीज से तो खैर शायद इस बार ये लोग निजात पा गए। बट एनीवेज, आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड बनाओ, पासवर्ड याद रखना, नंबर वही डालना जिस पर ओटीपी आए, और यहां पर सिक्योरिटी डाल के क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर लो। क्लिक कर जैसे ही तुम क्लिक करोगे, यहां पर सारा कुछ डाल के क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ एक पोर्टल आएगा। आपके ईमेल और आपके फोन नंबर पे ओटीपी आएगा। मान लो फोन नंबर पे ओटीपी आया, आपने फोन नंबर की ओटीपी डाला, कैप्चा डालो, ओटीपी वेरीफाई कर लो। ओटीपी वेरीफाई करने के लिए जाओगे तो ये बोलेगा कि आप इसको केयरफुली रीड करिए, और बोलेगा कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, फलाना ढमकाना, मतलब वही सारा टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के लिए बोल रहा है। अब आई एग्री पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब जैसे ही आगे बढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट, और याद होगा इन लोगों ने अपने वेबसाइट पर पहले भी ये चीज मेंशन की थी कि अपार आईडी इज मैंडेटरी। याद है, अपार आईडी इज मैंडेटरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ यूपी टेक। अब अपार आईडी कैसे बनाना है, इस पर मेरी एक वीडियो है, तुम मेरे चैनल पे जाओ और यहां पर जाके अपार आईडी 2 मिनट में बन जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। विदाउट अपार आईडी आप तो ये फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो अपार आईडी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड बोलेगा, हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू वेरीफाई एंड क्रिएट अपार आईडी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक आप नए पोर्टल पर पहुंच जाओगे, है ना। अपार आईडी के लिए डिजी लॉकर के पोर्टल पे पहुंच जाओगे, वहां पर जाके आप अपनी अपार आईडी डाल देना। सिंपल है, कोई बड़ा काम नहीं है। आप इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद से आप पोर्टल पर पहुंच जाओगे और पोर्टल पे आप अपनी अपार आईडी डाल देना। अपार आईडी होता क्या है, इस पर एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, छोटी सी वीडियो है, उसे देख के एज इट इज अपार आईडी बनाओ, उस पोर्टल पे जाके अपार आईडी डाल दो। अपार आईडी डालोगे तो वहां से बोलेगा कि ठीक है, हे डिजीलॉकर प्लीज प्रोवाइड योर कंसर्न टू शेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद एकेटीयू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट एकेटीयू को शेयर करना चाहते हैं डिजी लॉकर से, ये आपसे पूछा जाएगा। तो एकदम सिंपल है, हम इसमें से सब कुछ शेयर नहीं करेंगे। क्या क्या शेयर करेंगे ध्यान रखना, क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 10 की मार्कशीट जो कि मैंडेटरी है, क्लास 10 12 इसे भी शेयर करना, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी शेयर करना, कास्ट सर्टिफिकेट भी शेयर करना, बर्थ सर्टिफिकेट भी शेयर कर देना, इनकम सर्टिफिकेट शेयर कर देना, डोमिसाइल शेयर कर देना, जेई मेन शेयर कर देना, जेई मेन का स्कोर कार्ड और सीयूईटी भी शेयर कर देना। इतना आप क्या करना, इनके साथ शेयर कर देना, बाकी शेयर करना मैंडेटरी नहीं है, आपकी चॉइस है।
ये शेयर करने के बाद से ये पूछेगा कि भाई कौन से पर्पज से आप कर रहे हो, तो आप चाहो तो एडमिशन सेलेक्ट कर लो या आप चाहो तो वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी चीजें तो खैर ये ऑटोमेटिक ले लेगा कि आपका प्रोफाइल क्या है, नेम क्या है, जेंडर क्या है, ये सब कुछ जो है आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। और कंसर्न की जो वैलिडिटी डेट है, अभी क्लिक करने के 31 दिन तक आप ये लोग आपसे मतलब डिजी लॉकर से आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं। अलाउ करिए और अलाउ करने के बाद आगे बढ़ जाइए। अब यहां से सारा डेटा EK2 वालों को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, एटलीस्ट 10th 12th का तो मिल ही जाएगा। और आप ये भी आगे चल के मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके डिजी लॉकर में आपका 10th और 12th एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 10 और 12 वाला मार्कशीट जो है यहां पर हो। उसके बाद से क्या करेगा कि डिजी लॉकर से ये रिक्वेस्ट ले लेगा, ऐसा कुछ आएगा। ऐसा आने के बाद से आपके पास एक ऐसा पोर्टल खुलेगा। आपने क्या किया, आपने आपार आईडी डाली, आपार आईडी डालने के बाद से आप डिजी लॉकर के पोर्टल पे गए। डिजी लॉकर वालों ने क्या किया कि आपका कंसर्न मांगा, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर करना चाह रहे हो, इसका कंसर्न इन्होंने आपको दे दिया। अब ये कंसर्न देने के बाद से ऐसा पोर्टल खुल जाएगा कि कंफर्म द बिलो डिटेल एज मेंशन इन अपार आईडी। आपके अपार आईडी पर जो जो डिटेल है, जैसे आपका अपार आईडी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर, इतना चीज जो है वहां से इसने ऑटो फेच किया है। अब ये बोल रहा है कि आप इसको कंफर्म कर लीजिए। अगर ये चारों चीज जो भी ऑटो फेच हुआ है अगर ये सही है तो आप इस पे क्लिक करिए कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मैचेस और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब कई बच्चे बोल रहे थे, कई बच्चों मैंने जो वीडियो डाल के पूछा था कि क्या समस्या आ रहा है तुम लोग बता दो, तो कई बच्चों का था कि भैया मिसमैच हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है मिसमैच हो रहा है। अब देखना एक बार सोचने वाली बात है, अगर आप अपर आईडी अपनी नहीं बनवा पाए तो फॉर्म आपका लटक जाएगा। तो आप में से अगर किसी को भी अपनी अपर आईडी बनाने में तकलीफ दिक्कत हो रही है, आप हमसे संपर्क जरूर कर लीजिए। वी विल ट्राई और बेस्ट कि हम आपके मामले को सुलझा सकें। अब अगर मिसमैच हो रहा है तो क्या करना है, मिसमैच हो रहा है तो आपको इस पर क्लिक करना है और एडिट डिटेल्स पे जाना है। एडिट डिटेल पे जैसे ही आप जाओगे, अगर मिसमैच हो रहा है तो एडिट डिटेल पे जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा पोर्टल खुल जाएगा। आपसे बोलेगा कि आप अपना अपर आईडी मैनुअली डाल दो, अपना नाम भी मैनुअली डाल दो, क्लास 10th के हिसाब से आप अपना नाम डाल दो, है ना, डेट ऑफ बर्थ डाल दो और उसके बाद से जेंडर डाल दो, है ना। तो अपर आईडी के हिसाब से ये चीज डाल दो, मतलब ये अपर आईडी के हिसाब से खुद ही डाल देगा। और जो मिसमैच हो रहा है वो क्या, वो एक्चुअली में क्या क्या है वो आप क्लास 10th के हिसाब से डाल दो। जैसे अपर आईडी में हो सकता है कि कुछ और नाम हो, क्लास 10th में कुछ और नाम हो, तो वो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ले रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर सारा डाल दो कि क्लास 10th के हिसाब से आपका नाम क्या था, डेट ऑफ बर्थ क्या था और जेंडर क्या था। ये डालने के बाद सबमिट कर दो, फिर आगे बढ़ जाओ। अब जब आगे आप बढ़ोगे, उसको सबमिट करके आगे बढ़ोगे, तो अब आएगा हमारा फॉर्म फिल करने का ऑप्शन। कितना ऑप्शन होगा, 1 2 3 4, हमें 4 काम करना है। पहले हमें पर्सनल डिटेल फिल करना है, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर उसका रिव्यू करना है और लास्ट में जाके पेमेंट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है आपका फिल करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें तो ऑटो फिल हो जाएंगी। जैसे मैं यहां पर अगर जाऊं, हाँ, जैसे यहां पर मैं गया तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा अपार आईडी के हिसाब से। आप पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करो कि भाई साहब बच्चे का डोमिसाइल कहाँ है। अब एक एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि आपका डोमिसाइल कहाँ है। अब जैसे मान लो अगर आपने डाला कि उत्तर प्रदेश तो ठीक है, और अगर आपने डाल दिया कि अदर देन उत्तर प्रदेश तो फिर आप अब स्पॉट में ही बैठ पाओगे, नॉर्मल राउंड में नहीं बैठ पाओगे। आपने क्लास 12th स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है दैट इज क्लास 12th, तो आपने कहां से क्वालिफाई किया है। तो अगर आपने अदर देन उत्तर प्रदेश डाल दिया तो अब आपको डोमिसाइल देना पड़ जाएगा। और अगर आपने अदर देन उत्तर प्रदेश नहीं डाला है तो आपसे पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई किया, तो आप वो डिस्ट्रिक्ट डालो। आपसे पूछेगा कैटेगरी, अब कैटेगरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे, जैसे मान लो मैंने इसका ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट किया, तो ये मांगेगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर दीजिए और किस डेट को इशू हुआ था आप ये दीजिए। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट से बनवा रहे हो ना तो उसके कॉर्नर में लिखा होता है सर्टिफिकेट नंबर और कैटेगरी का जो इशू डेट है। अच्छा, अगर आप मैनुअली बनवा रहे हो, मतलब आपने हैंड रिटन बनवाया है इनके फॉर्मेट में भरवा के, तो उस पर भी वो लोग लिखते हैं सर्टिफिकेट नंबर। इशू डेट पूछेगा तो किस डेट को इशू आए आप इसको डाल दीजिएगा। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट पूछेगा तो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट आप यहां पर डाल दीजिएगा, जो भी है, जो भी आपने अपने इनकम सर्टिफिकेट में डाल रखा है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। और अगर आप मान लो जनरल सेलेक्ट करते तो उस केस में ये सब पूछता ही नहीं कि फैमिली इनकम फलाना ढिमकाना। अब ये इसलिए पूछ रहा है ईडब्ल्यूएस के केस में ताकि इसको क्या करना है,
चेक करना है कि आप एक्चुअली में इसके अंडर में आते हो भी या नहीं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आप क्या करो, अपना ईमेल आईडी डालो, अल्टरनेट ईमेल आईडी हो तो भी डालो, फोन नंबर, ब्लड ग्रुप और रिलीजन, इतना चीजें आपको क्या करना है, डालना है। अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात मैं बाकी कैटेगरीज के लिए मैं बता दूं। अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख का दिखाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगाओगे तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा। और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि आप एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, तो आपको कुछ लगाने, कोई मतलब डेट वगैरह का कोई इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इस पर्टिकुलर डेट का ही चाहिए, तो आप पुराना वाला भी लगा के आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट जैसे ही आओगे, ये आपसे मांगेंगे अदर इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और ये वही इंफॉर्मेशन है जो मैं शुरू में आपको बोल रहा था कि जब आप फॉर्म भरना तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना अदर इंफॉर्मेशन में, कि क्या आप केएम के कश्मीरी माइग्रेंट कोटा में आते हो, अगर नहीं आते हो तो नॉट अप्लीकेबल। अगर आप एनआरआई में आते हो, नहीं आते हो तो नॉट अप्लीकेबल। क्या आप टीएफडब्ल्यू लेना चाह रहे हो, अगर आपने यहां टीएफडब्ल्यू में नॉट अप्लीकेबल लिख दिया तो आगे चॉइस फिलिंग में आपको एफडब्ल्यू सीट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब अगर आप फ्री वाला ऑप्शन चाहते हो तो आपको यहां पर यस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, यस करना पड़ेगा। अब कई लोगों को यहां कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैंने टीएफडब्ल्यू में यस कर दिया तो क्या मुझे सिर्फ एफडब्ल्यू सीट ही मिलेगा, क्या नॉर्मल सीट नहीं मिलेगा? तो भैया ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, गलत बात है। अगर आप एफडब्ल्यू में यस करोगे तो आप एफडब्ल्यू सीट भी चॉइस में डाल सकते हो और नॉर्मल सीट भी चॉइस में डाल सकते हो। एफडब्ल्यू जो सीट होता है उसकी कट ऑफ जाती है हाई थोड़ा सा, नॉर्मल सीट की कट ऑफ जाती है लो। एफडब्ल्यू सीट पर कोई कैटेगरी नहीं लगता है, सिर्फ सीआरएल पर एडमिशन होता है। और जो नॉर्मल सीट है, जो नॉर्मल सीट है इस पर कैटेगरी लगती है, और कैटेगरी रैंक एनसीआरएल रैंक दोनों से एडमिशन होता है, बात ध्यान रखिएगा, दोनों से एडमिशन होता है। मतलब कैटेगरी रैंक, मतलब कैटेगरी भी काम आती है और सीआरएल भी काम आती है। एफडब्ल्यू में कोई कैटेगरी काम नहीं आती है, ये सिर्फ ओपन में लगता है, ओपन आपके सीआरएल से यहां पर एडमिशन मिल रहा होगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैं एफडब्ल्यू सेलेक्ट कर लूंगा तो क्या मेरी कैटेगरी हट जाएगी? तो ये गलत बात है, कैटेगरी नहीं हटेगी, सिर्फ एफडब्ल्यू वाले सीट पर कैटेगरी काम नहीं आएगी। लेकिन जब चॉइस फिलिंग करना तो चॉइस फिलिंग इतना स्मार्टली तुम करना कि एफडब्ल्यू के साथ साथ नॉर्मल सीट्स भी डालना, ताकि यहां पर तुम अपने कैटेगरी का भरपूर फायदा उठा सको। और यही तो खासियत है एसटीबीजी में, हम बनाते ही चॉइस फिलिंग इस तरीके से है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा गरीब है, उसको एफडब्ल्यू चाहिए तो उसको एफडब्ल्यू मिले। जाने कितने लोगों को मैंने ट्यूशन फीस वेवियर सीट में भिजवा रखा है, क्योंकि एफडब्ल्यू सीट जो है प्राइवेट गवर्नमेंट हर एक में मिलता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये भरने का जो ऑप्शन जो है आपके पास यहां पर आएगा, अदर इंफॉर्मेशन पूछेगा कि क्या आप टीएफडब्ल्यू के अंदर आते हैं, तो अगर आते हैं तो यस, और अगर नहीं आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने यस डाल दिया तो आपको देना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट और अपलोड करना पड़ेगा, और कितने से लेस देन 6 एलपीए का, 6 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर ऑप्शन है कि क्या आपका रूरल वेटेज है, और आपको पता होना चाहिए कि 3% का रूरल वेटेज मिलता है अगर आपका घर ग्रामीण क्षेत्र में है, आपका अगर आपका स्कूल जो है ग्रामीण इलाके में है तो आपको रूरल वेटेज का फायदा मिलता है। और कई बार रूरल वेटेज से भी बड़े लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है और 3% का रूरल वेटेज का फायदा मिलता है। ये अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप डालो यस, और अगर नहीं है तो नो। अब जैसे इस बच्चे का मैंने ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लिया तो ईडब्ल्यूएस अब नहीं लगेगा, ऑटोमेटिक नहीं लगेगा, क्योंकि बोला है रूरल वेटेज इज नॉट अप्लीकेबल। ये किस केस में अप्लीकेबल है? तो ओनली अप्लीकेबल फॉर ओपन जनरल कैटेगरी। यूपी के कैंडिडेट्स जो ओपन या जनरल कैटेगरी के हैं उनको ही रूरल वेटेज का फायदा मिलेगा। अगर आपने कोई और कैटेगरी यूटिलाइज कर लिया तो आपको रूरल वेटेज का फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूरल वेटेज बनाने का कोई फायदा नहीं है बाकी लोगों के लिए, इन्हीं को फायदा है जो भाई साहब अपने जनरल वाले हैं, है ना। इसमें कश्मीरी माइग्रेंट के अंदर आते हो तो नो, आप क्या एनआरआई के अंदर आते हो तो नॉट अप्लीकेबल। अगर कोई एनआरआई है तो डाल सकता है, उसका फिर प्रोसीजर अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं, फिर पूछेगा फैमिली डिटेल का। फैमिली डिटेल में कुछ नहीं, मदर डिटेल, फादर डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना। कंबाइंड फैमिली इनकम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सोच समझ के डालना, इनकम सर्टिफिकेट में जितने का बनवाया होगा उसके हिसाब से सोच समझ के डालना। अब ध्यान रखना, ये सोच समझ के डालना, क्योंकि स्कॉलरशिप में जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो और आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो कम से कम आपका 2 एलपीए से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए।
और अगर आप SC या ST हो तो आपका 2.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन FW में ऐसा नहीं है, FW कोई भी ले सकता है। अगर आपके पेरेंट का 6 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है तो आप FW के लिए अप्लाई कर सकते हो, और कुछ कुछ कॉलेजों में तो 8 लाख तक भी चल जाता है, 8 लाख से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कंबाइन इन फैमिली इनकम जो है आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट को देखते हुए ही डालना है। नेक्स्ट आपसे एड्रेस पूछेगा, एड्रेस डाल दीजिए कि एक्चुअली में एड्रेस क्या है, एड्रेस डालने में अब क्या ही बताना है। और पहले तो आपसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछेगा, फिर परमानेंट एड्रेस पूछेगा। तो अगर आप यहां पर क्लिक पर टिक कर देंगे तो सारा ऑटोमेटिक सेम ही एड्रेस उठा लेगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपलोड करने में। अब कई बच्चों को अपलोडिंग में दिक्कत आ रही थी, अपलोडिंग वाली बात समझाता हूं। देखो अभी क्या है कि अगर कोई जनरल है तो उससे 2 चीज मांगेगा, 12th यहां पर अपलोड करने के लिए नहीं बोलेगा। इस साल 10th भी अपलोड नहीं करवा रहा है। क्या अपलोड करवा रहा है? फोटो और सिग्नेचर। सिर्फ 2 चीज ही अपलोड करवाना है, 2 चीज अपलोड करवा रहा है। अगर कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उससे फोटो, सिग्नेचर और EWS अपलोड करवाएगा। और अगर मान लो इसके पास सब कैटेगरी भी होता तो सब कैटेगरी भी अपलोड करवाता। और अगर FW पे यस किया है तो इनकम सर्टिफिकेट पर भी यस, इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करवाएगा। अब कई लोगों को ये अपलोड करने में समस्या आ रही है, तो अपलोड करने वाली प्रॉब्लम को मैं बताता हूं कैसे करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो भैया फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट फाइल पे जाना है। सेलेक्ट फाइल पर जाने के लिए जैसे मान लो मुझे ये फोटो अपलोड करनी है, मैं यहां पर क्लिक किया। अब देखो जब तक तुम स्टार्ट अपलोड पे क्लिक नहीं करोगे ये आएगा नहीं, और जब तक ये यहां पर आएगा नहीं तब तक माना नहीं जाएगा कि आपका फॉर्म जो है, ये मतलब आपका जो फोटो है अपलोड हुआ है। अभी 3 चीज इसके पे मांग रहा है कि आप फोटो अपलोड करिए, सिग्नेचर अपलोड करिए और EWS अपलोड करिए। इसमें आप इसका साइज का ध्यान रखना है ना। इन लोगों ने बोल रखा है कि फॉर्मेट तो खैर इन्होंने बोला है कि कुछ भी चलेगा, लेकिन 10 KB से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट वगैरह है 100 KB से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए। बस खत्म। मैंने आगे प्रीव्यू पे क्लिक किया, प्रीव्यू पर आ गया। प्रीव्यू आने के बाद से सबसे लास्ट में गया और कंफर्म डिटेल इन पेपर क्लिक किया, और आई हैव कंफर्म डिटेल इन ऑल एंड रीड टू मिनिमम फलाना ढमकाना। मतलब इसने कुछ बोल रखा है, मतलब ये बोल रखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस। और उसके बाद एक बार अगर एक बार अब इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि इसको अगर तुम जैसे इसको रिव्यू को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि एक बार ये सबमिट हो गया ना तो फिर तुम दौड़ते फिरोगे कि भैया एडिट करवा दो, क्योंकि हमसे गड़बड़ी हो गई है। और ये लाइन भी देख लेना, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी कैटेगरी गड़बड़ किसी भी केस पे नहीं होना चाहिए, जेंडर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और कुछ कुछ चीजें हैं जो अगर गड़बड़ हुआ तो सीधे सीट कैंसिल होती है। आप चेक कर लेना आपका फोटो, एडमिट कार्ड, और इस व्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है दैट इज अपलोडेड और नॉट। तो ये चीज आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और मैं यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद से ये ऑप्शन आएगा। ऑप्शन आने के बाद से आप इस पर क्लिक करो कि क्या करना है। जैसे आप यहाँ पर जाओ, ये चेक कर लेना कि नेम, जेंडर, कैटेगरी, नेम क्या है ये है, जेंडर क्या है ये है, कैटेगरी क्या है, और अमाउंट टू बी जो पेड आएगा उसके लिए हम सबसे पहले 1,000 रुपये पेड करने के लिए बोलेगा। लेकिन उससे पहले वेरीफाई करवाएगा कि वेरीफाई करिए ये डिटेल कि मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है क्लास 10 की मार्कशीट के हिसाब से है, EWS हूँ मैं, है ना, और जेंडर मेरा मेल है, और मदर का नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डोमिसाइल क्या है। आई हैव रीचेक ऑल द इन्फॉर्मेशन। अभी बार बार रीचेक करवा के टिक इसलिए करवा रहा है क्योंकि बाद में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट्स नॉट वो बड़ा चैलेंजिंग है। फिर इस पर जाइए और इस पर जाके आप 1,000 रुपये का पेमेंट कर दीजिए। दैट्स इट। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर आपका रहने वाला है। आप इस पर जाइए और पे नाउ पर क्लिक करिए। यहाँ पर पेमेंट सेलेक्ट करने का मेथड आएगा, बोलेगा कि आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करिए, और पे नाउ पर जाइए और पे नाउ पर क्लिक कर लीजिए। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे का पहले वाले लिंक से नहीं हो रहा है तो इन लोगों ने 2 लिंक दे रखा है, दोनों में से किसी भी लिंक पे जाओगे। जैसे इस पर जाओ, फिर से एक बार मैं गया और कंफर्म एंड रजिस्ट्रेशन फीस वाले पेज पर गया, और सारा फिर से मुझे चेक करना, एक बार वो करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने सारा चेक कर लिया, एवरीथिंग इज़ फाइन। और यहाँ जाने के बाद से मैं फिर से, अगर फर्स्ट गेटवे से नहीं हो रहा है तो सेकंड गेटवे पर जाइए, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, और यहाँ पे आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI कहाँ गया,
हाँ देखो, 100 यूपीआई पर जाइए, क्यूआर कोड स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिए। फोन से मत फॉर्म भरना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, डेस्कटॉप या लैपटॉप से ही फॉर्म भरना। और इस बार का फॉर्म तुम्हें लग रहा होगा थोड़ा कि कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक्चुअली में इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, काफी इजी है। बाकी यहाँ पर तुम जाओगे तो प्रोफाइल स्टेटस में भी पेंडिंग दिखाएगा, 3 स्टेप का है। हमने प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया, हमें पे करना है, उसके बाद से सेलेक्ट प्रोग्राम एंड काउंसलिंग, तो हम अपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वी विल सेलेक्ट दैट। तो ये हमारा जो है प्रॉपर वो था। यहाँ पर जाके वेरीफाई ईमेल पर जाके तुम ईमेल वेरीफाई कर लेना, जैसे उस पर क्लिक करोगे इस मेल पर ओटीपी जाएगा, डाल देना, वेरीफाई हो जाएगा, दैट्स इट। तो यही था एक प्रोसीजर हमें फॉर्म भरने का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी नेक्स्ट किस पर तुम वीडियो चाह रहे हो टेल मी, आई विल डेफिनेटली क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।